हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सीयूईटी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ को और ऐसे ही हम हिस्ट्री की सीरीज़ को भी कंप्लीट करेंगे। सीयूईटी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ का सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला वीडियो मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए, जिसका जो चैप्टर का नेम है वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड एंड कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी। हालांकि ये जो चैप्टर है वो वही है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इन्होंने बस नाम यहाँ पे चेंज कर दिया है, सब कुछ कॉन्टेंट्स वही है उसके अंदर जो भी हमारे इस चैप्टर के अंदर प्रेजेंट है। बट यहाँ पे हम इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमें सीयूईटी के पर्पस से ज़्यादा हेल्प कर सके। एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये चैप्टर। सारी चीज़ें डिटेल में मैंने कवर करी है, इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए फटाफट से इस चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्या है भाई, सबसे पहला तो ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड था कोल्ड वॉर एरा का। तो कोल्ड वॉर एरा का टाइम पीरियड क्या है, 1945 से लेके 1991 के बीच में ये कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड चलता है, ठीक है। कोल्ड वॉर के दौरान जो पूरा का पूरा वर्ल्ड था वो दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो रखा था। सबसे पहला ब्लॉक जो था वो था हमारा यूएसए एंड सेकेंड ब्लॉक जो था वो क्या था, यूएसएसआर। तो पूरा का पूरा वर्ल्ड जो था वो दो ब्लॉक्स में यहाँ पे डिवाइडेड था, ठीक है। एक साइड था हमारा यूएसएसआर और दूसरी साइड था यूएसए। अब इन दोनों के बीच में जो आर्म रेस है वो चलती है इस टाइम पीरियड के अंदर। ये दोनों जो ब्लॉक्स हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं। हालांकि फाइनली होता क्या है, जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है 1991 में और वर्ल्ड बन जाता है यूनिपोलर। यूनिपोलर यानी एक ऐसा वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सिर्फ एक ही सुपर पावर एग्जिस्ट करती है। हमारा वर्ल्ड जो है वो वैसा बन जाता है। अब 1991 में जो सोवियत यूनियन है वो कोलैप्स कर जाता है और वर्ल्ड कैसा बन जाता है, यूनिपोलर। हमने देख लिया क्योंकि उसमें यूएस ही एक सुपर पावर बचा था। डिसइंटीग्रेशन हो जाता है यूएसएसआर का। यूएस अब एकमात्र सुपर पावर बन चुका था इस पूरे वर्ल्ड में, यूनिपोलर बना दिया था इसने वर्ल्ड को। हुआ क्या, एक बर्लिन वॉल बनाई गई थी। इस बर्लिन वॉल की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ ली जाती है हमसे कई बार। तो एक बर्लिन वॉल बनाई गई थी 1961 में, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। और ये जो वॉल थी इसका फॉल हमें कब देखने को मिलता है, कब इस वॉल को तोड़ दिया जाता है, 1989 के दौरान इस वॉल को तोड़ दिया जाता है, जो कि 150 किलोमीटर्स की थी। इस वॉल को यहाँ पे ये तोड़ देते, ठीक है। जो कि क्या करती थी, डिवाइड करती थी, एक साइड में यूएसएसआर और दूसरे साइड में यूएसए। ईस्ट साइड में इसके यूएसएसआर था और वेस्ट साइड में इसके यूएसए था। इसको जिस टाइम पीरियड में जो कोल्ड वॉर था वो खत्म हुआ, उसको इसको एंड कर दिया जाता है, इसको तोड़ दिया जाता है, लोगों के द्वारा ही डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। ये जर्मनी में बनाई गई थी बर्लिन वॉल, ठीक है। अब इसके बाद क्या है भाई, सोवियत सिस्टम को हमें समझने की जरूरत है। जो सोवियत सिस्टम है यानी जो यूएसएसआर है वो कब एग्जिस्टेंस में आता है, वो रशियन रेवोल्यूशन जब होता है 1917 में, उसके बाद एग्जिस्टेंस में आता है। अच्छा, यूएसएसआर में कितनी रिपब्लिक्स एग्जिस्ट करती थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 रिपब्लिक्स थी यहाँ पे। कौन कौन सी, रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। ये सारी की सारी जो रिपब्लिक्स थी वो यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी, एक टाइम पीरियड में यूएसएसआर में एग्जिस्ट करती थी। यूएसएसआर ना कुछ मेजर्स लेता है यहाँ पे, कुछ कोशिशें करता है। क्या कोशिशें थी ये कोशिश करता है कि क्या करूं मैं, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी को एस्टैब्लिश कर दूं, यानी एक ऐसी सोसाइटी बना दूं जो कि इक्वालिटी पे बेस्ड हो, जिसमें हर कोई जो है वो इक्वालिटी को एक्सपीरियंस कर सके। ये बहुत बड़ा अटेम्प्ट था इसका हिस्ट्री में, कि जिससे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली एबॉलिश करते और एक नई सोसाइटी स्टैब्लिश करे जो कि इक्वालिटी कॉन्शियसली हो, मतलब वो बिल्कुल इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम जो था ना वो हमेशा सिर्फ एक ही पार्टी के अराउंड घूमता रहता था, और वो पार्टी कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ही यहाँ पे रूल करती थी और कोई सी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको यहाँ पे रहना अलाउ नहीं था, ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पे अलाउड नहीं, ठीक है। आगे इकोनॉमी इनकी बिल्कुल प्लान हुआ करती थी और इसको कौन कंट्रोल करता था, स्टेट कंट्रोल करता था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम पॉलिटिकल साइंस में स्टेट वर्ड को देखते हैं तो इसके तीन मतलब निकलते हैं। या तो ये गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से यूज हो सकता है, कि या ये स्टेट यानी राज्य के पर्सपेक्टिव से यूज हो सकता है, या फिर ये कंट्री के पर्सपेक्टिव से भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि जो इकोनॉमी थी वो पूरी प्लान थी और सरकार इसको कंट्रोल करती थी।
जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो जाती है, तो जितनी भी हमारी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, जिनको सोवियत आर्मी ने आज़ाद करवाया था फासिस्ट फोर्सेस से, वो सारी की सारी जितनी भी कंट्रीज थी वो आ जाती है यूएसएसआर का पार्ट बनने के लिए। ठीक है, ये जो ग्रुप था इसको हम सेकेंड वर्ल्ड के नाम से या सोशलिस्ट ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। अब क्या होता है इसके बाद होता है वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट एक मिलिट्री अलायंस था जो कि यूएसएसआर ने बनाया था, और यहाँ पे ये सारे के सारे मिलकर इन्होंने ये पूरा अलायंस बनाया। इसका लीडर कौन था? यूएसएसआर था। इसको कब फॉर्म किया गया? 1955 में इसको फॉर्म किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्या यूएसएसआर का ही मिलिट्री अलायंस था? क्या यूएसए का कोई मिलिट्री अलायंस नहीं था? यूएस का भी मिलिट्री अलायंस था। यूएस के मिलिट्री अलायंस का नाम था नेटो। नेटो को कब बनाया गया? नेटो को 1949 में बनाया गया। इसके जस्ट 6 इयर्स बाद यानी 1955 में यूएसएसआर ने क्या किया? वॉर्सो पैक्ट को बना दिया। आज के टाइम पीरियड में वॉर्सो पैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, बट नेटो एग्जिस्ट करता है। ये होते क्या है मिलिट्री अलायंस? सबसे पहली बात, क्योंकि कई बार रीजन और एग्रेशन के बेसिस पे ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। देखो, मिलिट्री अलायंस का मतलब क्या है? बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझते हैं। मान लो कि 4 लोग जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे ये 5 लोग जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और एक साइड में, और यहाँ पे फिर ये दूसरी साइड में भी 3 या 4 लोग एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, ये वर्ल्ड जो है वो इस तरीके से कुछ दिख रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो 5 कंट्रीज हैं, इनमें से एक कंट्री उठ के आती है, इस साइड वाली में से एक कंट्री ये उठ के आती है, और ये कहती है कि जितनी भी कंट्रीज है ना, ये सारी ठीक है, इनसे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस इनमें से ये वाली कंट्री जो है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये इस पे अटैक कर देती है। ये इस पे अटैक करती है, तो इन सब का अपना एक अलायंस बना हुआ है। इन सब ने अपना एक अलायंस बना रखा है, मिलिट्री अलायंस। तो यानी जब अटैक इस पे हुआ है, तो ये सारी कंट्रीज क्या मान रही हैं कि ये अटैक जो है वो सिर्फ इस कंट्री पे नहीं हुआ है, ये अटैक हम सारी कंट्रीज पे हुआ है। तो ये सारी कंट्रीज यहाँ पे भाईचारे में जाकर और इस कंट्री को रिस्पॉन्ड करेंगी और मारेंगी जाकर। ठीक है, तो ये मिलिट्री अलायंस का मतलब होता है। इसी तरीके से नेटो जो है वो भी वर्क करता है। रिसेंटली हमने न्यूज में भी देखा था कि यूक्रेन जो था वो किसको ज्वाइन करना चाह रहा था? नेटो को ज्वाइन करना चाह रहा था। और यूक्रेन जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? उसकी लोकेशन क्या है? वो लोकेटेड यूएसएसआर के पास है। तो अगर वो नेटो को ज्वाइन करेगा तो यूएसएसआर, यानी आज के टाइम पीरियड में यूएसएसआर तो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट रशिया रशिया को कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो थ्रेट पहुंचाएगी और खतरा पहुंचा सकती है। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा ये जो पूरा एपिसोड हमें देखने को मिलता है रशिया यूक्रेन वॉर वाला, वो चल रहा होता है। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या रेलेवेंस था। इकोनॉमिक सिस्टम की अगर हम बात करें सोवियत यूनियन की, तो सोवियत इकोनॉमी एक टाइम पीरियड में इतनी अच्छी हुआ करती थी, इतनी डेवलप्ड थी कि इसने यूएस की इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ रखा था। इनका इतना बढ़िया कम्युनिकेशन नेटवर्क था, इतने सारे एनर्जी रिसोर्सेज इनके पास प्रेजेंट थे, चाहे वो ऑयल हो, आयरन हो, स्टील हो, ये सारी चीजें इनके पास प्रेजेंट थी। मशीनरी प्रोडक्शन ये लोग करते थे, एंड एक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो कि क्या करता था, ये कनेक्ट करता था इनके रिमोटेस्ट एरिया को, जो दूर दराज के जो इलाके होते थे उनको भी ये कनेक्ट करता था वेरी गुड एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो नेटवर्क सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। और एक खास बात बताए इनकी क्या थी, पेन से लेके कार तक सारी की सारी चीजें ये अपने ही देश में बनाया करते थे, यानी एक डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री यहाँ पे थी। हालांकि जब ऐसा होता है, जब मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये जो माउस है इसको ना मैं यहीं पे ही बनाऊंगी, अपनी कंट्री के अंदर ही बनाऊंगी, और मैं बाहर से कुछ भी मटेरियल नहीं लेकर आऊंगी, बाहर से कुछ नहीं खरीदूंगी। तो जब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं यहाँ पे ही बनाने वाली हूँ इसको, तो मेरे पास जो चीजें अवेलेबल है मैं उससे ही बनाऊंगी इसको, है ना। नो मैटर कि वो चीजें इतनी ज्यादा अच्छी हैं क्वालिटी में या नहीं है, तो मैं इसमें सारी की सारी वही चीजें ऐड कर रही होंगी जो मेरे पास प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि ये माउस जो है वो शायद उतना ज़्यादा अच्छा ना हो जितना ज़्यादा अच्छा दूसरी जो कंट्री है वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रही है, चाहे उसको वो सामान कहीं से भी लाना पड़े। तो कई बार ऐसा होता था कि क्वालिटी इनकी इतनी अच्छी नहीं रहती थी वेस्ट के कंपैरिजन में, बाकी सारे मामले में ये काफ़ी आगे बढ़ रहे थे। सबसे अच्छी बात यहाँ पे बिल्कुल भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं थी। जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुआ करता था, जो भी लोगों को जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें होती थी, वो सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ का स्टेट था वो सब्सिडाइज करता था। चाहे बात हो बेसिक नेसेसिटीज़ की, चाहे हेल्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, चाइल्ड केयर की बात हो, या अदर वेलफेयर स्कीम्स की बात हो, ये सारी की सारी जो चीज़ें थी वो कौन प्रोवाइड कराता था? स्टेट ही प्रोवाइड कराता था इनको। यहाँ पे स्टेट ओनरशिप हमें देखने को मिलती है डोमिनेंट थी, जो लैंड और प्रोडक्टिव एसेट्स पे सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार हुआ करता था? स्टेट का ही अधिकार हुआ करता था, उसका ही कंट्रोल हुआ करता था। इसको सोवियत स्टेट ही कंट्रोल करता था।
अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में सोवियत यूनियन के। पॉलिटिकल सिस्टम सोवियत यूनियन का इतना अच्छा नहीं था भाई, सीधी-सीधी सी बात है। बहुत ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम था इनका, बिल्कुल भी इतना अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम था नहीं जितनी हमने उम्मीद लगा रखी थी इनसे। तो इतना अच्छा इनका पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, बहुत अथॉरिटेरियन था और जिसकी वजह से जो जनता थी उनको उनका जीना बहुत मुश्किल हो गया था यहाँ पे, उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट बन चुकी थी यहाँ पे। बिल्कुल भी डेमोक्रेसी प्रेजेंट नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी प्रेजेंट, जिसकी वजह से कई बार बेचारे लोग परेशान होकर अपनी बातों को जोक्स और कार्टून्स के ज़रिए समझाया करते थे। ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशंस थे सोवियत स्टेट के, उसमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत थी, चेंज लेकर आने की ज़रूरत थी। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही पार्टी जो थी वो कंट्रोल किया करती थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन की, जिसका बिल्कुल टाइट कंट्रोल था सारे इंस्टीट्यूशंस पे और ये बिल्कुल अनअकाउंटेबल थी। जनता को तो जवाब ही नहीं देती थी ये कि अपने जो भी ये काम कर रही है वो किस बेसिस पे कर रही है। ये जो पार्टी थी वो इतनी ज़्यादा अनअकाउंटेबल थी, इतनी ज़्यादा अथॉरिटेटिव थी कि ये बाकी जो 15 रिपब्लिक्स थी, उनकी बात ही सुनने को तैयार नहीं होती थी सोवियत यूनियन में और अपने तरीके से ही उनके अफेयर्स को मैनेज किया करती थी। ऑल्दो पेपर में तो ऐसा देखने को मिलता था कि जो रशिया है वो भी इन 15 रिपब्लिक्स में से एक रिपब्लिक है। बट रियलिटी में क्या होता था, रियलिटी में ये रशिया जो था ना वो सारी कंट्रीज के ऊपर, सारी रिपब्लिक्स के ऊपर डोमिनेट किया करता था, जिसकी वजह से बाकी जितने भी रीजन्स थे उनको ऐसा लगता था कि हमें निग्लेक्ट किया जा रहा है, हमें सप्रेस किया जा रहा है, हमें इग्नोर किया जा रहा है। देखो बेचारे लोग अपनी अपनी बातों को कैसे कार्टून्स के जरिए रिप्रेजेंट किया करते थे, कितनी ज्यादा बुरी कंडीशन में ये लोग थे। मिलिट्री सिस्टम की बात करें सोवियत यूनियन के अगर, तो आर्म रेस चलती रहती थी इसकी। सोवियत यूनियन टाइम टू टाइम किसी भी हालत में मैनेज करने की कोशिश करता था कि वो यूएस को टाइम टू टाइम मैच कर ले, बट एट ग्रेट कॉस्ट। उसके बदले इसको कितना भी कुछ भी चुकाना पड़ जाए इसको फर्क नहीं पड़ता, बस ये यूएस को ही मैच करना चाहता था। ये जो सोवियत सिस्टम था कहीं ना कहीं ये पीछे रहता हुआ चला जा रहा था वेस्ट के कंपेरिजन में, टेक्नोलॉजी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोगों की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस को पूरा करने में भी ये पीछे रह गया था। जो सोवियत इन्वेजन होता है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में इन्वेड कर देता है जाके जब यूएस, तो उसके बाद सोवियत भी चला जाता है वहीं पे, ठीक है, 1979 के दौरान। इसकी वजह से इसकी इकोनॉमी और ज़्यादा खराब हो जाती है और ज़्यादा बुरी कंडीशन में आ जाता है। यहाँ पे लोगों की जो वेजेस थी वो तो ग्रो कर रही थी, बट जो प्रोडक्टिविटी थी, जो टेक्नोलॉजी थी वो गिरती हुई चली जा रही थी वेस्ट के कंपैरिजन में। ये क्या हुआ, इसकी वजह से हुआ क्या है, यहाँ पे जितने भी कंज्यूमर गुड्स थे उसमें शॉर्टेज आने लग गई और इनके फूड इंपोर्ट्स बढ़ने लग गए, ये बाहर से खाना पीना मंगाने लग गए। अब भाई जब हद से ज़्यादा बाहर से खाना पीना मंगाने लग जाएंगे तो इनकी इकॉनमी भी तो खराब हो जाएगी। तो इसी तरीके से इनकी इकॉनमी भी जो थी वो बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गई थी, खराब हो गई थी लेट 1970s तक आते आते। इसके बाद एक लीडर आते हैं यहाँ पे जो बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ आते हैं, जिन्होंने सोचा था कि वो सोवियत यूनियन में सब कुछ बदल देंगे। हालांकि जैसा इन्होंने सोचा था उसका उल्टा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद इन्होंने भी कभी सोची नहीं होंगी। ये थे मिखाइल गोर्बाचेव जो कि जनरल सेक्रेटरी बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के। कब बनते हैं, ईयर इम्पॉर्टेंट है 1985 में। इन्होंने सोचा था कि क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा सोवियत सिस्टम जो है इसमें रिफॉर्म लेकर आएंगे, चेंज लेकर आएंगे। क्योंकि रिफॉर्म्स लाने इसलिए ज़रूरी थे ताकि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में हम वेस्ट के साथ साथ टक्कर देते हुए चले। हाउएवर गोर्बाचेव का ये जो डिसीजन था नॉर्मलाइज करने का, इनका मानना था कि ना हमें वेस्ट के साथ ना बहुत ज़्यादा खराब रिलेशन नहीं रखने चाहिए, हमें उनके साथ अच्छे नॉर्मलाइज रखने चाहिए रिलेशंस, ताकि हमें आगे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट हमारी बातचीत तो चालू रहे, ठीक है। एंड डेमोक्रेटाइज एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन, और क्या करना चाहिए, हमारा जो सोवियत यूनियन है उसको डेमोक्रेटाइज करना चाहिए, उसमें रिफॉर्म लेकर आने चाहिए। हाँ, पर हुआ क्या, जो इन्होंने कभी नहीं सोचा था, ना इन्होंने सोचा था, ना किसी और ने एंटिसिपेट किया था, ऐसी चीजें यहाँ पे होने लग जाती है। प्रॉब्लम क्या थी, जो पीपल थे ना ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के विच वर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक, जो कि सोवियत ब्लॉक का ही पार्ट हुआ करता था, ये सारे के सारे इनके अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट करने लग जाते। गोर्बाचेव ने सोचा कि थोड़ी सी ना इनको हम क्या करते हैं, फ्रीडम प्रोवाइड कर देते हैं, बट ये फ्रीडम जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव वे में काम कर जाती है। गोर्बाचेव डिड नॉट इंटरवीन व्हेन द डिस्टर्बेंसेस अकर्ड, गोर्बाचेव बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते हैं जब ये डिस्टर्बेंसेस पूरे के पूरे हो रहे थे यहाँ पे। जो कम्युनिस्ट रजीम थी फिर इसके बाद वो एक के बाद एक कोलैप्स करती हुई चली जाती है। जो डेवलपमेंट्स थे वो क्या हुआ, इसके साथ साथ इनको अकम्पनी कर देता है बाय अ रैपिडली एस्केलेटिंग क्राइसिस। इसकी वजह से क्राइसिस आ जाता है यूएसएसआर में और डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस जो है वो और फास्ट होने लग जाता है।
गोर्बाचेव 2 तरीके की पॉलिसीज लेकर आए थे, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। ये 2 जो पॉलिसीज थी वो लेकर आए थे। ग्लासनोस्ट का मतलब क्या है, ओपननेस लेकर आए थे, और पेरेस्ट्रोइका का मतलब क्या है, रीस्ट्रक्चर करना चाहते थे ये सिस्टम। ठीक है, इफेक्ट्स क्या होते हैं इनके रिफॉर्म के? रिफॉर्म जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी के ही, जो कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट के जो लोग थे उनके द्वारा ही अपोज किया गया, क्योंकि भाई उनको तो पसंद नहीं आ रहा था कि गोर्बाचेव भी कैसी पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, ये कैसे जनता को इतनी सारी फ्रीडम और पावर प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम ब्यूरोक्रेट्स के पास तो पावर ही नहीं बची है। तो बिल्कुल इनसे खुश नहीं थे कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे। अ कूप टुक प्लेस इन 1991। 1991 में एक तख्ता पलट भी हो जाता है, और इसको कौन एनकरेज करता है? इसको कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स करवाते हैं जानबूझकर। क्यों ऐसा करा इन लोगों ने? ताकि जो गोर्बाचेव है वो यहाँ से हट जाए। बट गोर्बाचेव नहीं हटे, सिर्फ पूरा यूएसएसआर भी डिसइंटीग्रेट हो गया। जो लोग थे वो अब तक फ्रीडम को टेस्ट कर चुके थे, और अब वो पुराने ओल्ड स्टाइल सोवियत यूनियन के अंदर वापस नहीं जाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वही जो ओल्ड स्टाइल रूल था कम्युनिस्ट पार्टी का, उसको ही इनको फेस करना पड़े, जहां इनको बोलने का भी मौका नहीं मिलता था। बोरिस येल्सिन एक नाची हीरो की तरह इमर्ज हो रहा था उसी टाइम पीरियड में, और वो स्कूप के अगेंस्ट खड़े होते हैं और बोलते हैं कि जो भी हुआ वो बहुत गलत था। इस बात पे रशियन रिपब्लिक से इलेक्शन भी जीत जाते हैं, बट धीरे धीरे जो पूरा का पूरा सेंट्रलाइज कंट्रोल था वो शेक ऑफ होने लग गया था। पावर जो थी अब वो शिफ्ट हो रही थी, कहाँ से? सोवियत सेंटर से रिपब्लिक्स की तरफ पावर शिफ्ट हो रही थी। स्पेशली जो मोर यूरोपनाइज पार्ट था सोवियत यूनियन का, वो तो अपने आप को बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्टेट्स की तरह देखने लग गए थे। वो तो बिल्कुल भी अब सोवियत यूनियन को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी, जो बाल्कन स्टेट्स थे, वो उनको इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए थी इस टाइम पीरियड में। पता है क्यों? क्योंकि इनको ना बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी फाइनेंशियल एड मिला करती थी, प्रोटेक्शन मिला करती थी सोवियत यूनियन से। तो ये चाहते थे कि भाई हम तो सोवियत यूनियन की छत्र छाया में ही रहें, ताकि हम आराम से सेफ रहें, हमें पैसे भी मिलते रहे। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ये सोवियत फेडरेशन के साथ ही रहना चाहते थे। दिसंबर 1991 में 3 मेजर रिपब्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मेजर रिपब्लिक, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये तीनों यहाँ पे अ, छोड़ देती है यूएसएसआर को, और जो यूएसएसआर है, जो सोवियत यूनियन है, वो खत्म हो जाता है, उसको डिसबैंड डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसको बोल दिया जाता है कि भाई अब से ये जो सोवियत यूनियन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी सोवियत यूनियन की, उसको भी बैन कर दिया गया। कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया, ताकि पोस्ट सोवियत यूनियन को रिफॉर्म उसमें लेकर आया जाए, उसको स्ट्रक्चर किया जाए। ठीक, अब ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है, इसका रिएक्शन क्या देखने को मिला सोवियत यूनियन में? द डिक्लेरेशन ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स केम एज अ सरप्राइज टू द अदर रिपब्लिक्स। तो अब होता क्या है, जब बोल दिया जाता है कि सोवियत यूनियन ऑलरेडी डिसइंटीग्रेट हो चुका है, और कुछ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, सीआईएस जो था, इसको फॉर्म कर दिया गया था, तो इसकी भी बहुत सारी नई नई कंट्रीज पार्ट बनते हुए चली जा रही। ये सारी चीजें इन रिपब्लिक्स के लिए बिल्कुल सरप्राइज की तरह सामने आ रही थी। इन जितनी भी रिपब्लिक्स थी जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया था यूएसएसआर से, इनको फटाफट से फाउंडिंग मेंबर सीआईएस का बना दिया गया, ताकि ये थोड़ा सा सुवरेन तो एटलीस्ट रहे। रशिया को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया एज अ सक्सेसर स्टेट ऑफ सोवियत यूनियन। ये उसका सक्सेसर बन के सामने आया, और जितनी भी चाहे वो सोवियत सीट हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रीटी हो किसी भी चीज की, वो सारी की सारी इसने खुद भी एक्सेप्ट कर ली। जितनी भी कमिटमेंट्स थी वो सारी एक्सेप्ट कर ली। इट टुक ओवर एज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट, ये एकमात्र न्यूक्लियर स्टेट बना पोस्ट सोवियत स्पेस का, एंड इसने फिर बहुत सारे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर भी कैरी आउट करे यूएस के साथ। द ओल्ड सोवियत यूनियन वॉज डेड एंड बरिड, और आज के टाइम पीरियड में क्या हो चुका था, जो ओल्ड सोवियत यूनियन था वो पूरा खत्म था, डेड और बरिड हो चुका था। वाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? एक क्वेश्चन बड़ा हमारे दिमाग में आता है, और कई बार ये हमसे पूछा भी जाता है। इसमें से एमसीक्यूज जो है वो बहुत ज्यादा फॉर्म होते हैं। इंटरनल वीकनेस हमें सोवियत यूनियन की भी देखने को मिलती है, कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो थे वो जनता की नीड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो थी उसको निगेट किया जा रहा था, ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन रूल था, कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रेजेंट नहीं थी। बेचारी जनता क्या करती थी, कार्टून्स और जोक्स के जरिए अपनी बातों को रिप्रेजेंट किया करती थी, एक्सप्रेस किया करती थी। इकोनॉमिक फेलियर्स देखने को मिलते हैं, जब सोवियत यूनियन अननेसेसरी वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है, हमेशा आर्म रेस चलाते रहता है यूएस के साथ, और धीरे धीरे बाकी कंट्रीज भी इसको छोड़ना चालू कर देती है। डिस्पेरिटी अब सामने आ गई थी वेस्ट नेशंस और सोवियत यूनियन के बीच में। जो लोग थे वो नॉलेजेबल हो चुके थे, उनको दिख रहा था कि यूएसएसआर और यूएस में क्या डिफरेंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल स्टैग्नेशन रहती है यहाँ पे। 70 साल तक एक ही पार्टी रूल करती है, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, जो बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं थी।
इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत थी। जितनी 15 रिपब्लिक्स थी उनकी नीड को भी ये लोग रिकॉग्नाइज़ नहीं करते थे। रशिया एकमात्र कंट्री जो कि डोमिनेट किया करता था। गोर्बाचेव की पॉलिसीज़ जो कि लाई तो इसलिए गई थी ताकि चेंज आएगा यहाँ पे यूएसएसआर में, बट चेंज आता नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी मूव कर गए, कुछ को लगता है कि इनको थोड़ा स्लो प्रोसेस के ज़रिए मूव करना चाहिए था, कुछ को लगता है कि इनका प्रोसेस ही बहुत ढीला था। इसकी वजह से क्या हुआ, इस पूरी टग ऑफ वॉर की सिचुएशन में गोर्बाचेव का सपोर्ट ही चला गया। उनके सपोर्टर्स भी उनको नहीं बचा पाए, उनको लगा कि भाई ये इंसान तो अपनी पॉलिसीज़ को ही डिफेंड नहीं कर पा रहे। राइज ऑफ नेशनलिज्म इस टाइम पीरियड में आगे बढ़ रहा था इस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया और यूक्रेन जैसी कंट्रीज में। बाकी रीजन्स में हम क्या बता सकते हैं, एक तो अफगानिस्तान वाला, वेजेस भी गिर रही थी, यहाँ पे फूड इम्पोर्ट इंक्रीज हो गए थे, ये सारी चीजें हमने देखी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं डिसइंटीग्रेशन के, सबसे पहला तो एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन। जितनी भी कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन चल रही थी वो सब खत्म हो गई। आइडियोलॉजिकल टसल जो चल रही थी कंट्रीज के बीच में वो भी एंड हो गई, आर्म रेस भी खत्म हो गई। पावर रिलेशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अब डिफरेंट हो चुके थे। यूएस डॉलर जो था वो वर्ल्ड इकोनॉमी में आगे बढ़ रहा था। ग्रुप्स एसोसिएशन मल्टीपोलर वर्ल्ड अब हो क्या रहा था, अलग अलग ग्रुप्स जो थे, एसोसिएशंस जो थे वो इमर्ज हो रहे थे और वर्ल्ड मल्टीपोलर बनता हुआ चला जा रहा था। सोवियत यूनियन खत्म हो चुका था, कुछ ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया और कुछ ने नेटो को ज्वाइन कर लिया। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो थी उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया, अपनी लोकेशन का फायदा उठाया और इन्होंने चाइना, यूएस और रशिया के साथ अच्छे अच्छे रिलेशंस बिल्ड करने स्टार्ट कर दिए। अब आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की, वो है शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजी। शॉक थेरेपी पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई बारी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं और कई बारी रीजन और एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसमें हुआ क्या, कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म वाज फॉलोड। ज्यादातर कंट्रीज में क्या हुआ, कम्युनिज्म को कोलैप्स कर दिया गया और ऐसा माना गया कि यूएस का जो कैपिटलिज्म है ना, दैट इज द बेस्ट मॉडल, सबसे बढ़िया मॉडल वही है आगे ग्रो करने के लिए। इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज बाय पेनफुल प्रोसेस, ये सारी कंट्रीज एक पेनफुल प्रोसेस के जरिए गुजरती है, एक ट्रांजिशन के जरिए गुजरती है जिसको हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। अभी तक ये सोशलिस्ट सिस्टम को फॉलो किया करती थी, बट अभी किस पे स्विच हो गई थी, एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम पे स्विच हो चुकी थी। ये जो मॉडल था ट्रांजिशन का रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में, कि कौन इन्फ्लुएंस करता है, ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इन्फ्लुएंस कराते हैं। इसी को ही हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। फीचर्स क्या थे शॉक थेरेपी के, कि ये सारी की सारी जो कंट्रीज थी इनमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत थी, तो इनको इन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट कर दिया। इट मेंट, इसका मतलब क्या था कि जितनी भी स्टेट ओन एसेट्स हैं उनको अब प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। जो कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम चल रहा था यहाँ पे उसको भी रिप्लेस कर दिया गया प्राइवेट फार्मिंग से। एक सडन और कंप्लीट स्विच देखने को मिलता है फ्री ट्रेड में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। फ्री ट्रेड रिजीम जो थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो थी उसको इनवाइट किया जा रहा था, मेन इंजन्स बन चुके थे ये चेंज के। ये जो ट्रांजिशन था इसके अंदर जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस थे उनको खत्म कर दिया गया अमंग द कंट्रीज ऑफ सोवियत ब्लॉक। ये जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट थे ये इन सारी चीजों के लीडर बन चुके थे, इन्होंने ही पूरा यहाँ पे गाइड किया, कंट्रोल किया इस डेवलपमेंट को, इस पूरे रीजन की जितनी भी एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन थी उनको। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं शॉक थेरेपी के, 1990s के दौरान ये होती है, पूरा एंटायर रीजन में इकोनॉमिक डिजास्टर ऐसा लगता है कि आ जाता है। लार्जेस्ट गैरेज सेल इन द हिस्ट्री इसको माना जाता है क्योंकि इसमें जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत थ्रोड अवे प्राइसेस में बेच दिया गया था, अंडर वैल्यू करके बेच दिया गया था। ऑलमोस्ट 90% जो इंडस्ट्रीज थी सोवियत यूनियन की वो कोलैप्स कर गई थी, उनको सेल के लिए लगा दिया गया था, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनी के द्वारा खरीदा जा रहा था उनको। जो रशिया की करेंसी है रूबल, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर गई, इन्फ्लेशन बढ़ती हुई चली जा रही थी, महंगाई बढ़ती हुई चली जा रही थी। कलेक्टिव फार्मिंग का सिस्टम जो था वो लोगों को फूड सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करा पा रहा था क्योंकि कलेक्टिव फार्मिंग का सिस्टम हो चुका था खत्म। रियल जीडीपी में भी रशिया के 89 से लेकर 99 के बीच में डिक्लाइन आता है। सोशल वेलफेयर सिस्टम तो खत्म हो चुका था। एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल मैन पावर भी डिसइंटीग्रेट हो रही थी। अब एक माफिया ग्रुप इमर्ज हो रहा था जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा था। रशिया में प्राइवेटाइजेशन की भी बात करें तो इसमें भी उनका ही हाथ रहता है। रिच और पुअर के बीच का गैप वाइडन होता जा रहा था, बढ़ते हुए चला जा रहा था। कंस्ट्रक्शन होने लग जाती है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की। पहले तो देखो इन्होंने फायदे वाली चीज करी, कैपिटलिज्म को आगे बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया। उसके बाद फिर इन्होंने थोड़ा सा सोचा कि अच्छा भाई कैपिटलिज्म तो लिया है, बट अगर डेमोक्रेसी नहीं लाएंगे तो जनता सोचेगी कि यूएस ने तो सिर्फ अपना फायदा देखा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने
डेमोक्रेटाइज भी करना चालू कर दिया इंस्टीट्यूशन को। इन्होंने सेम अटेंशन और प्रायोरिटी तो नहीं दी, हालांकि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह कॉन्स्टिट्यूशन जो था इन सारी कंट्रीज का, उसको इतनी जल्दबाजी में बनाया गया कि रशिया में उस इंसान को इतनी पावर दे दी गई जो इलेक्ट होके आ ही नहीं रहा था। रशिया में जो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट था, उसको वाइडेस्ट पॉसिबल पावर इन लोगों ने दे दी, और जो डेंडेड जो इलेक्टेड पार्लियामेंट थी उसको एकदम वीक बना दिया। एग्जाम्पल इसका और भी हम देख सकते हैं सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में क्या होता है, प्रेसिडेंट को बहुत सारी पावर दे दी जाती है और उनमें से बहुत सारे तो अथॉरिटेरियन बन जाते हैं। इन इन कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन इतनी ज्यादा जल्दबाजी में बनाए गए कि इनको बार बार दोबारा से बनाना पड़ जाता है। तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट तो अपने आप को खुद से ही अपॉइंट कर लेते हैं और 10-10 साल के लिए अपने टाइम पीरियड को भी एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक, इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। चैप्टर 1 हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे आपको बतानी है वो ये है भाई, कि सबसे पहले तो अभी मैंने एक लिंक दे रखी है कमेंट सेक्शन में, उसको जाकर फटाफट से फिल कर लो। डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक जो है वो मिल जाएगी। और मॉक टेस्ट में लाने का प्लान कर रही हूँ, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके, पॉलिटिकल साइंस में और हिस्ट्री में एंड इंग्लिश में। तो उनके उनके मॉक टेस्ट की इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने वहाँ प्रोवाइड कर रखी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस लिंक को ज़रूर जाकर फिल कर लो फटाफट से, तो मुझे एक आइडिया मिल जाएगा ताकि मैं 10th तक ये जो मॉक टेस्ट है वो लॉन्च कर दूँ। ये बहुत ज़्यादा हेल्प आपको करने वाले हैं एग्ज़ाम में, और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे, जो कि सच में आपको एग्ज़ाम्स में देखने को भी मिल रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। मिलते हैं फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में।